हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 10 का पूरा समरी करने वाले हैं। यानी एक तरह से कहें तो ये पूरा चैप्टर करने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा। चैप्टर का नाम है जूठन, लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं लेखक परिचय पर। लेखक परिचय पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, उनकी कौन सी रचनाएं हैं और उनके जीवन में जो जो उन्होंने नोटेबल काम किया होता है वो भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। लेखक परिचय कौन? लेखक परिचय की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं, क्योंकि वो खुद भी दलित है और उन्होंने इसी को फोकस करके अपनी राइटिंग में इसी के बारे में लिखा है। और उनका संबंध हिंदी के दलित आंदोलन से भी रहा है। उनके साहित्य में ना कोई रिएक्शन है, ना कोई क्रोध है, यानी कोई आक्रोश नहीं है। उसमें यथार्थ के साथ समता, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। उन्होंने हद तक प्रयास किया है कि वो अपनी रचनाओं में सच्चाई दिखाएं, न्याय दिखाएं और मानवता को दिखाएं। उनकी चेतना सामाजिक और सांस्कृतिक थी। उनकी रचनाएं उस आक्रोश पर जो दलित उत्पीड़न से उभरा है, संवेदना का मरहम प्रस्तुत करती है। ऐसा इस चैप्टर में दिखाया गया है क्योंकि लेखक खुद भी एक दलित है, तो इन्हें बहुत ही कष्ट हुआ है बचपन में। बचपन से लेकर बड़े होने में इन्हें काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन चूँकि जब ये लेखक बन गए होंगे तब तो उतना क्या इन्हें कोई भी कष्ट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी जो बचपन की घटनाएं थी उन्हें बार बार इन्हें याद आती थी और काफ़ी ये अनईजी फील करने लगते थे ये सब सोच सोच के। तो यही कारण है कि वे उद्वेलित नहीं करती, वरन अंतर में बैठकर भीतर ही भीतर झकझोर देती है। जीवन परिचय की बात करें तो उनका जन्म 30 जून को 1950 मुजफ्फरनगर के बरला में हुआ था। उनके पिताजी का नाम छोटन लाल था और माताजी का नाम मकुंदी देवी था। शिक्षा के बारे में भी उन्होंने लिखा है इस चैप्टर में कि वो जिस स्कूल में जाया करते थे वहाँ के मास्टर उन्हें दलित समझकर, चूँकि उन्हें पता था कि ये दलित है, चूँकि गांव में स्कूल रहता है तो लोग को एक दूसरे की जानकारी होती ही है कि कौन क्या है, तो ये उनसे झाड़ू लगवाते थे। और झाड़ू भी क्या, झाड़ू भी इन्हीं से पैर पे चढ़वा कर कटवा कर नीचे उतरवाते थे और पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाते थे। इनका 2-3 दिन स्कूल में झाड़ू लगा के ही निकला था। इन्हें बैठने ही नहीं देते थे और इन्हें झाड़ू लगाने से भी नहीं बैठने देते थे और देखते थे, डांटते थे कि झाड़ू लगाओ, बरामदा साफ कर दो, ऐसा लगे कि चमक जाना चाहिए। तो शिक्षा प्रारंभ से ऐसे विद्यालय से हुआ जो पेड़ के नीचे बिना टाट पट्टी के ही चलता था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था। मास्टर कौन थे? तो सेवक राम मसीही उनके टीचर थे। उसके बाद उन्होंने बेसिक प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन लिया था। वो 11th में बरला इंटर कॉलेज में गए, वहाँ पे उन्होंने बरला इंटर कॉलेज में उन्होंने 11th में एडमिशन कराया। उसके बाद वो 12th की परीक्षा देते, उससे 12th की परीक्षा में वो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, पास नहीं कर पाए। उसके बाद वो डीएवी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और 92 में गढ़वाल में हिंदी से एमए किया, यानी वो मास्टर ऑफ आर्ट्स थे, वो भी हिंदी सब्जेक्ट में। फिर व्यवसाय की बात करें तो 12th क्लास में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो काम करते थे। देहरादून में अप्रेंटिस का काम वो करते थे। उसके बाद इसी फैक्ट्री में उन्हें ड्राफ्टमैन का कार्य दिया गया और वो अब एक अधिकारी के पद पर आसीन है। फिर है कि साहित्य साधना की बात करें तो इन्होंने जूठन लिखा है, जो कि आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी जब लेखक अपने ही बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखता है, वो होता है आत्मकथा। फिर है सलाम, घुसपैठिए, ये सब कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये सारे काव्य संकलन है। काव्य संकलन का मतलब पोट्री है, पोएम है। आलोचना की बात करें तो इनका आलोचनात्मक निबंध है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और इनके इसी सब काम के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें पहला है अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 93 में मिला था, परिवेश सम्मान 95 में मिला था, जयश्री सम्मान 96 में मिला था, कथाक्रम सम्मान 2000 में मिला था
और इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की एक नाट्यशाला भी स्थापित की थी। साहित्य साधना के साथ ही इन्होंने दलित के उत्थान के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने अपने लेखन को एक सांचे में ढला, आपका लेखन एक सांचे में ढला लेखन, हाँ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनका लेखन एक सांचे में ढला लेखन है। इनमें बहुत सारी सच्चाइयाँ दिखाई जाती है, नवीन रचना दिखाई जाती है। अब देखिए, अब हम आते हैं पाठ के सारांश पे। पाठ का सारांश का मतलब होता है समरी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो आपको पता होगा कि समरी के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2012 और 2023 दोनों में आया। तो देखिए 23 में क्वेश्चन आया है, तो एक साल के बाद एक साल क्वेश्चन रिपीट होता है, तो हो सकता है ये 25 में भी आ जाए। हालांकि 3-4 ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम पूरा सारांश, आप ध्यान से समझिएगा, आपको इसको रटना नहीं है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बस समझना है और एग्ज़ाम में वैसे ही लिख देना है, फुल मार्क्स आ जाएंगे। 5 मार्क्स का है ये। बालक ओम प्रकाश विद्यालय आए और वहाँ पे जो उनके टीचर थे उन्होंने उनसे कहा कि जाकर तुम झाड़ू लगाओ। लगातार 3 दिन तक ये नाटक चलता रहा। क्योंकि स्कूल है तो स्कूल का हॉल कैसा रहेगा, स्कूल के हॉल की बात तो छोड़िए, स्कूल ही है वो, बहुत बड़ा होगा। तो और ये उसमें काफ़ी छोटे थे, तो उतने बड़े स्कूल में अकेला छोटा बच्चा कैसे झाड़ू लगा सकता है। लेकिन फिर भी इन्हें लगाना पड़ता था। ये सोचते थे कि चलो आज झाड़ू लगा देते हैं, अब थोड़ी देर के बाद बैठने को तो मिलेगा, कम से कम पढ़ेंगे कुछ। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तीसरे दिन क्या हुआ, अचानक उनके पिताजी उधर से आ रहे थे और उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है। तो उसी समय उनके पिताजी ने कहा कि यह कौन मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। तो उस वक्त मास्टर में और इनके पिताजी में काफ़ी अनबन हो गई थी। अब देखिए, उनका जो परिवार है वो तगाँव के यहाँ काम करता था। उनका काम क्या था, तो वो गोबर उठाते थे, साफ़ सफाई करते थे। उनमें से उनका बड़ा भाई का नाम था सुखवीर। वो तगाँव के यहाँ वार्षिक नौकरी करते थे। उनकी माताजी साफ़ सफाई का काम करती थी। उनकी बड़ी भाभी भी थी, यानी उनके भैया का विवाह हो गया था। उनकी बहन थी और जसवीर जनेसर, ये सारे माँ का हाथ बटाया करते थे। इसका पारिश्रमिक था, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है तो कुछ ना कुछ वो उसे देगा ही, तभी तो वो काम कर रहे हैं। तो मिलता क्या था, फसल पर 2 जानवर पीछे 5 सेर अनाज, 5 किलो अनाज मिलता था। दोपहर के टाइम भी उन्हें कुछ मिलता था खाने के लिए। दोपहर के टाइम उन्हें रोटी दी जाती थी खाने के लिए, और जो कि विशेष रूप से भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। अब सोचिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि भूसा इंसान कैसे खा सकता है, वो तो उसे पचा ही नहीं सकता। ये तो जानवरों का खाना है। कभी कभी जूठन भी टोकरी में डाल दी जाती थी। देखिए, यहीं से ये चैप्टर का नाम जूठन आया है। यानी वो जो खाते थे, जिनके यहाँ ये काम करते थे, वही जो जूठा बचता था वो इन्हें दे देते थे। ओम प्रकाश को ऐसा लगता है कि दिन रात हम लोग काम करते थे और इस काम का कोई मोल नहीं था, मात्र जूठन ही इसका मोल था। लेकिन फिर भी कोई किसी को कभी भी शिकायत नहीं हुई, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, कोई पश्चाताप नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि यह कितना क्रूर समाज है, जिसमें कि आप काम करते जाते हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसे बार बार कोई व्यक्ति अगर दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, नौकर रह रहा है, तो साफ है वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है अपना भी काम चलाने के लिए, तभी तो वो काम कर रहा है। इसीलिए इन्हें लग रहा है कि हमें निर्धन रखने के लिए लगातार एक चालें चली जा रही है। सारा जो है पूरा का पूरा ये जाल है। अब लेखक की आर्थिक स्थिति सोचनीय थी। आर्थिक का मतलब पैसे से रिलेटेड, अर्थ का मतलब ही पैसा होता है। आर्थिक स्थिति सोचनीय थी, यानी इन्हें, ये बहुत गरीब थे, इन्हें काम करना पड़ता था दूसरे के यहाँ। तो एक एक पैसे के हेतु परिवार प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके परिवार में मृत पशुओं की खाल उतारी जाती थी। परिवार में यहाँ कहने का मतलब है कि जिनके यहाँ ये काम किया करते थे या फिर कोई दूसरे जगह भी,
दूसरे लोग भी, जहाँ पे कि जिनके पास बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। तो एक टाइम आएगा जब जानवर मर जाएंगे, तो इन लोगों से कहा जाता था कि आप जाकर उनकी खाल उतारिए। और ये काम करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि जानवर मर जाते थे, उनकी खाल उतारना कितना मुश्किल होता था। और लेखक उसमें काफ़ी छोटे थे। पहले इनके परिवार में इनके भाई, इनके पिताजी क्या करते थे, लेकिन अब जब वो दोनों जो है कहीं गए हुए होते हैं, तो अब लेखक को ये काम करना था। और ये पैराग्राफ यहीं पे एंड होता है। उसके बाद है कि शादी ब्याह में जूठन मिल जाती थी, पूरियों के टुकड़े सुखाए जाते थे और बरसात में उनका उपयोग होता था। कहानी का शीर्षक भी उसी आधार पर निर्मित है। अब आ जाती है फिर से वो घटना खाल उतारने पर। एक दिन क्या हुआ, किसी के यहाँ कोई बैल मर गया। अब उसकी खाल उतारनी थी। पिताजी व उसके बड़े भाई अगर होते तो वो दोनों जाते, क्योंकि लेखक तो बहुत छोटा था, उसे यह काम होता नहीं। अब पिताजी और भाई जब दोनों बाहर गए थे, तो एक कंडीशन भी थी खाल उतारने में कि यदि खाल उतारने में देर हो जाती तो गिद्ध खाल को ख़राब कर सकते थे। क्योंकि गिद्ध जो होते हैं क्या होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं। वो डेड और डिकेइंग मैटर पर ही फीड करते हैं। तो वो खाल को नोच लेते, खा लेते, तो खाल ख़राब हो जाती। और फिर ये अगर बेचते उसे तो इसके पर्याप्त पैसे नहीं मिलते। चाचा को तैयार किया गया, लेकिन इन्होंने बताया है कि इनके चाचा जी बहुत ही आलसी किस्म के इंसान थे, बहुत ही बेकार इंसान थे। उनके साथ ओम प्रकाश भी गया। खाल उतार कर चाचा ने एक चादर में बांध दी और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दी। अब देखिए खाल है, बहुत भारी भी होगी। अब ये तो छोटा से बच्चे थे, ये कैसे लेके आते, लेकिन चाचा जी आलसी थे। बड़ी कठिनाई से वह गठरी ओम प्रकाश को घर ले जानी पड़ी। वहाँ पे वो बोल भी रहा था कि कम से कम थोड़ी दूर लेके चलिए चाचा जी, क्योंकि अभी जो है मेरे स्कूल का टाइम है और अभी जो मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं उनकी छुट्टियाँ होगी। अगर वो मुझे ऐसे देख लेंगे तो फिर इनकी स्कूल में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए बचने के लिए इन्होंने अपने चाचा जी से बहुत विनती की। उसके बाद चाचा जी ने तो एक समय इसे ले जाकर छोड़ दी और फिर पूरे रास्ता इन्हीं को ही ले जाना पड़ा। जब वह घर पहुँचे तो सिर से पाँव तक लेकर वह गंदगी से सने थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी, ये तो ले जा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन पैसे के लिए इन्हें ये सब करना पड़ा। हालत भयानक थी, इनके पैर लड़खड़ा रहे थे और उनका यह रूप देखकर माताजी को रोना आ गया। और उनकी भाभी ने कहा था कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। और ऐसा लेखक को लगता है कि ये शब्द ही लेखक के जीवन पथ पर प्रकाश फैला गए। दोस्तों, इसका पूरा समरी भी कंप्लीट हो गया। आप अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में इस कहानी की समरी को लिख सकते हैं। अगर आप ये भी लिखना चाहें थोड़ा रिवाइज करके, तो ये भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।